अरेंजमेंट है उसमें एम्प्टी स्पेस कितना है। अब यहाँ पे उन्होंने नहीं पूछा कि कितना ऑक्युपाइड है, वो आपसे पूछ सकता था कि ऑक्युपाइड कितना है। तो आप सभी को पता होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट में जो ऑक्युपाई होता है वो कितना होता है, 52% होता है। ठीक है। परसेंट। हाँ, और एचसीपी में जो होता है वो कितना होता है आपका, 74% होता है। और यहाँ पे एक छूट गया, बीसीसी में जो है बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकेट में क्या हो जाता है कि आपका 68% हो जाता है। फिलहाल हमसे पूछा ये जो है क्या है, ऑक्युपाइड है। अगर ऑक्युपाइड है तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, वैकेंट कितना हो जाएगा 26%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। यस यस सर। सर। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ये बार मैंने कई बार बताया हुआ है, मोलालिटी। मोलालिटी, लिट्टी की रिट्टी। सर सी ऑप्शन, लिटी। वेरी गुड, लिट्टी। आप सभी को बताया था कि जो वॉल्यूम वाले टर्म होंगे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है, जिस कारण से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज्यादा डिसॉल्व करता है। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप लोग कभी शरबत बना रहे हैं लेकिन चाय बना रहे हैं, देखिए चाय में हम 4 चम्मच चीनी डाल देते हैं लेकिन 1 गिलास पानी में हम 4 चम्मच चीनी को नहीं घोल पाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या हो जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और घोलने की टेंडेंसी जो है बढ़ जाती है। मोलारिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब मास की बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो है सही आंसर हो जाएगा, जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। अब देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जो कप्पा होता है वो किसके बराबर होता है, 1/ρ। ठीक है, कप्पा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/ρ। और जो रो की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, आर। आर इंटू एल पॉइंट। हाँ, RA/L होता है। ठीक है, ओके। अब यहां पे चेक कर लेते हैं कि हमारी जो है यहां पे इसको पुट कर देते हैं, G इक्वल टू क्या हो जाएगा, RL/A होगा ना, RA/L। अच्छा यहां पे रख देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ऊपर में L आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा, RA आ जाएगा। ठीक है, और 1/R को हम लोग क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं। यहाँ पे मैं इसकी यूनिट डाल दूं, यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा जगह बचा के यहाँ पे। तो L की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। और रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। और एरिया का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से ये स्क्वायर कट जाएगा, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। कई जगह ना इसको मोहो भी लिखा रहेगा, और सेंटीमीटर इनवर्स। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 पूछ रहा है, फॉल्कुलेशन वैल्यू। फॉल्कुलेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि कौन जो है कितना जल्दी कोगुलेट करेगा। कोगुलेट का मतलब क्या होता है कि कौन कितना जल्दी जो है जमा करेगा। जैसे कि आप लोगों का ब्लड जो है ना कोगुलेट हो जाता है, जैसे कहीं पे चोट लगता है तो आपका जो है ब्लड क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। तो कोगुलेट जो है वो कौन होगा, या सीधे सीधे कहो तो वो जो है ना जो है नीचे में एक पीपीटी के फॉर्म में बन जाता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। धीरे धीरे जो है वो एक लेयर बन जाता है, और उसी को हम लोग कह देते हैं फॉल्कुलेशन। उस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं फॉल्कुलेशन। आपसे यहाँ पे फॉल्कुलेशन का वैल्यू पूछा है, तो याद रखिएगा फॉल्कुलेशन जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है चार्ज के। इसका मतलब है
कि जिसका ज्यादा चार्ज होगा उसका जो है फॉल्कुलेशन वैल्यू ज्यादा होगा। अब सपोज कीजिए कि कोई दो एटम हो जाता, मान लो कि मैं यहां पे कहूं कि एल्युमिनियम और बोरॉन दोनों का +3 हो जाता। यहाँ तो हमें दिख रहा है कि सर +3 है, तो ये तो हमारा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इन किस का कि Ba+3 हो जाता और Al+3 हो जाता, तब किसकी वैल्यू ज्यादा होती? जिसका साइज छोटा होता, तो उसकी फॉल्कुलेशन वैल्यू क्या होती? ज्यादा होती। क्यों होती? क्योंकि वो क्या करेगा, जितना छोटा साइज होगा वो दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और जिस कारण से उसकी जो है कोगुलेशन वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, या फॉल्कुलेशन वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? Yes, Yes. sir. ओके। अब ओलियम का जो फॉर्मूला होता है आप उसको याद ही रख लीजिएगा कि H2S2O7 को हम लोग क्या कहते हैं? ओलियम कह देते हैं। ठीक है, H2S2O7 को हम लोग इसी का जो है, आपको मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने कहा था ओलियम का और जो है दो तीन जो है मैंने एसिडिक का जो है बताया था, तो उनको याद भी रखना है। तो इसलिए मैंने कहा था, क्योंकि कई बार वैसे तो नीट में भी पूछा गया है ओलियम का, कैरोज एसिड का, तो इन सभी चीजों का आपको याद भी रखना है। ओके, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा छूट गया है, मैं इसको सही करके लिख देता हूं। आपका बेसिकली जो फॉर्मूला है वो NiCO का होल फोर्स है। ये मैंने आपको क्लास में कराया था, बताइए इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? Sir, 0. 0। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो CO होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना हो जाएगा? X + 0 × 4 = 0। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अब एक बच्चा बोला होगा सर हम लिखेंगे कैसे? आपको लिखना है, जब मान लो कि सीट में लिखना हो तो 1 1 का A, 2 2 का B, 3 3 का C, 4 4 का D, इस प्रकार से लिखना है। वहां पे ये रीजन मत लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसके अंदर ये हो रहा है, बस आपको सीधे सीधे वैल्यू लिखते चले जाना, एक एक लाइन छोड़ के। देखिए हमने कितना अच्छे से गैप करके लिखा, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखते चले जाना है। ठीक है, ओके। आज की सुबह की क्लास में मैंने बताया था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड बी प्रिफर टू अंडरगो, कौन सा जाएगा? SN2 reaction. वेरी गुड। SN2. तो आपको मैंने कहा था कि जो SN2 जो फेवर करता है वो सबसे ज्यादा किसमें करता है? 1 डिग्री। फिर किसमें करता है? 2 डिग्री। फिर किसमें करता है? 3 डिग्री। और फिर हमारे पास जो SN1 होता है वो किसमें सबसे ज्यादा फेवर करता है? 3 डिग्री। फिर किसमें करता है? 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे जो है पूछा था वो प्राइमरी अल्काइल है, तो SN2 जो है वो क्या करता है? ज्यादा वो करता है। ओके, अब हमारे सामने है कि आपके पास टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल को मैं बना देता हूं यहाँ पे CH3 CH3 और CH3 और OH, ये आपका टर्सरी अल्कोहल है। अगर आप इसको कॉपर के साथ रिएक्शन कराओगे 573 डिग्री केल्विन पे, यानी कि बहुत ज्यादा हीट दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो है अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको याद भी रख सकते हैं कि जब हम कॉपर को बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 573। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए। अगर 2 डिग्री होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Sir, ketone. कीटोन। और 1 डिग्री होगा तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको याद भी रख सकते हैं, ये आपके नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम प्राइमरी अल्डिहाइड को या 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो अल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री को करते हैं तो कीटोन बनेगा। 3 डिग्री को करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? अल्कीन का जो है फॉर्मेशन कर देगा। अब ये तो बड़ा आसान सा नाम है।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। कार्बन कितने, 1 2, 2 के लिए इथ, और सारे क्या है, अल्डिहाइड है, तो क्या हो जाएगा, इथेन अल्डिहाइड डाइल हो जाएगा, तो इथेन डाइल कौन सा है, यानी कि ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। अब वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रिजर्व, यहाँ पे प्रिजर्व होना चाहिए, प्रिजर्व या प्रेजेंस बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, इसका मतलब है प्रिजर्व। Yes, sir. प्रिजर्व का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो आप लोग कभी बायो के लैब गए हो, Yes, sir. उसमें ना देखना, कभी देखना सांप केकड़ा केचुआ को ना एक बर्तन में बंद करके रखते हैं ग्लास का, उसमें एक केमिकल डाला जाता है। Yes, sir. Sir, for हाँ, वेरी गुड। उसमें कौन सा यूज किया जाता है, फॉर्मल अल्डिहाइड का यूज किया जाता है। फॉर्मल अल्डिहाइड जो होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया से आपको प्रिजर्व करके रखता है। इसीलिए जब मैं जहां नवोदय में पढ़ता था तो वहां पे लैब था, तो उसमें पता नहीं कितने सारे कीड़े मकोड़े को जो है पूरा, एक तो बहुत बड़ा लैब था, उसमें करीब करीब मुझे पता लग रहा था कि 60-70 तो सांप टाइप, मतलब जो है स्नेक टाइप के जो है उनके वो रखे हुए थे। उनको पटना से भेजा जाता था, वो जब कोई डेथ हो जाती थी सांप की जो है, तो उसको जो है उनको प्रिजर्व करके स्कूल सब में भेज दिया जाता, ताकि कि दिखाया जा सके कि कौन कौन सा पार्ट इसका कैसे है। तो इसलिए उसको निकाला नहीं जाता था, बस शीशे के अंदर से ही उसको एक रबड़ का स्टिक रहता है, उसके द्वारा जो है दिखाया जाता था कि हाँ ये वाला पार्ट ये आंख है, ये वाला नाक है, वगैरह वगैरह, ये जी है या जो भी है दांत है। तो इस तरह से जो इसको प्रिजर्व किया जाता है, आज भी हम लोग कोई चीज प्रिजर्व करते हैं तो किससे पर बनाते हैं, फॉर्मल अल्डिहाइड। आजकल आपको पता होगा कि एक ना, मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, इस फॉर्मल अल्डिहाइड का यूज कैसे करते हैं आजकल हमारे सेहत के खिलवाड़ के लिए। जो मछली होता है ना, मछली के ऊपर फॉर्मल अल्डिहाइड डाल देते हैं, क्योंकि वो साउथ से आते आते अगर से नॉर्थ में आएगा तो उसको 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, और ट्रक में आ रहा है तो ज्यादा दिन लग जाते हैं। तो जिस कारण से, क्योंकि ट्रेन से ही 3 दिन लग जाते हैं, तो ट्रक से आने में उसको ज्यादा दिन लग जाते हैं, क्योंकि रात रात भर चलते हैं। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए वो लोग क्या करते थे, फॉर्मल अल्डिहाइड डाल देते थे, और जिसको खाने से हमें जो है बहुत तरह की बीमारियां हो जाती थी। तो इसीलिए अब धीरे धीरे जो है हम लोग जितने ज्यादा सजग होते जा रहे हैं उतना ज्यादा ये चीजें जो है कम होती जा रही है। ओके, करेक्ट। द पोटेंशियल ऑफ सी इज एज्यूम्ड एज, द पोटेंशियल ऑफ सी इज एज्यूम्ड एज, हम कितना मानते हैं, सी मतलब क्या होता है, standard hydrogen electrode, हाँ, तो उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 0 volt. वेरी गुड। तो क्यों लेते हैं, क्योंकि इसी के रूप में हम लोग मेजर करते हैं, और जब जिसको मेजर करेंगे उसको तो 0 होना चाहिए, तभी तुम्हें पता लगेगा कितना पॉजिटिव जा रहा है कि कितना नेगेटिव जा रहा है। तो इसी कारण से इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, आपकी 0 वोल्ट हो जाती है। तो इसका जो है नाम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आपसे पूछा है एन एंटी पैरेटिक इज, एंटी पैरेटिक का मतलब क्या होता है, सर, जो बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने के काम आता वेरी है. गुड। तो ये टेम्परेचर को लो कर देता है, कौन सा टैबलेट जो है टेम्परेचर को लो करता है, पैरासिटामोल। पैरासीटामोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बोलिए, क्लियर है। क्विनिन जो होता है वो मलेरिया की बीमारी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब पिपराजेन जो होता है वो बेसिकली किसी और बीमारी के लिए यूज किया जाता है। लुमिनन भी जो होता है वो जो है आपकी एंटीबॉडी टाइप से, ये एंटीबॉडी टाइप से रूप में यूज किया जाता है। Correct. अब वो कहता है कि व्हाट आर द एनाल्जेसिक एंड एंटी पैरेटिक ड्रग। एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, सर, केमिकल सब्सटेंस जो पेन से रिलीव करने के लिए यूज किया वेरी जाता है. गुड।
यानी कि जब आपको किसी चीज का में दर्द हो रहा है, जैसे हम लोगों को दर्द होता है तो कौन सा दवाई लेते हैं, कॉम्बोफ्लान ले लेते हैं या बिकासूर ले लेते हैं, ठीक है। तो एनाल्जेसिक वो होते हैं जो पेन रिलीफ करे। जैसे आप लोगों को कभी चोट लग जाता होगा तो हम लोग जो है ना पेन रिलीफ टैबलेट लेते हैं। तो इस तरह से जो लेते हैं, यहाँ पे बाकायदा लिखना है। अब ये नहीं कि उसमें जो टिक मारना है, अभी तक एबीसी लिख रहे थे तो लिखेंगे कैसे, एनाल्जेसिक इज अ ड्रग्स इन विच वी यूज्ड पेन रिलीफ, यानी कि इसको जो हम लोग यूज करते थे वो पेन रिलीफ के लिए। एंटीपैरेटिक ड्रग्स आर यूज फॉर द लोअर टेम्परेचर, यानी कि जो है बॉडी के वो लोअर टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल में कॉम्बिफ्लन, बिकोसुल। एंटीपैरेटिक में जो है आप क्या लिख सकते हो, पारासिटामोल और जो है डोलो, और पता नहीं कौन कौन से और भी दवाइयां हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हो पेन रिलीफ है, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, टेम्परेचर लो के लिए, बॉडी टेम्परेचर लो करने के लिए। बकायदा अच्छे से लिखना, तब आपको जो है 2 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स इसका मिलेगा, 1 मार्क्स जो है आपको इस पे मिलेगा। अब एकदम बिल्कुल लिख लेना, एनाल्जेसिक, फिर उसके बाद डेफिनेशन, फिर एक एग्जांपल, एंटीपैरेटिक ड्रग्स, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना, डेफिनेशन, या कहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपसे यूज पूछा है तो यहाँ पे जो है हमें बता देना है, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं कि सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यही क्वेश्चन आज सुबह भी आया था लेकिन तरीका दूसरा था। मैं यहाँ पे कर देता हूं, आपसे कह रहा है कि हमें जो है टाइम दिया हुआ 99% के लिए, एंड और आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 90% के लिए पूछा है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन, और कितना नंबर है, 40। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स लिख दीजिए, या फिर जो है आप a नॉट भी लिख सकते हैं। अब हमने जो पहला केस माना वो कितने के लिए माना है, 99% के लिए, ठीक है। हमने पहला केस कितने के लिए माना है, 99% के लिए। तो 99 है। अच्छा, अब हमें जो है के की, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, T99। तो 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 100, 100 माइनस 99, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, या इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं, T99 इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू लॉग 100, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, क्लियर है। अब हमारे पास सेकंड केस है, किसके लिए, T90 के लिए। तो T90 के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 90। बोलिए, क्लियर हो गया। यस सर। अब यहां से 2.303, यही क्वेश्चन वहां पे सुबह वाली क्लास में कराया था, T75 और जो है T50 के लिए। तो के लॉग 100 बाय 10, बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि इसका कितना टाइम्स होगा। मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप नेक्स्ट पेज में लिखना अगर जब भर जाता है तो। अब बकायदा, वैसे तो यहाँ पे जगह है मेरे पास तो इसलिए लिख दे रहा हूं। तो इसको इक्वेशन मैंने 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब मैं डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, T99 डिवाइडेड बाय T90,
इक्वल टू, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये यहां से कटा दूं, अच्छा एक बार लिख देता हूं, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100। ओके, यहाँ भी 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग 10, ये कट जाएगा। लॉग 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हम लिख सकते हैं T99 डिवाइडेड बाय T90, कैसे, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लॉग बेस 10, 10 कितनी हो लेती है 1 हो जाती है, तो यहाँ पे भी 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यानी कि 2। तो ये कहता है T99 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 90। यही हमें प्रूफ करना था, कितना टाइम्स होता है तो 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये कहते थे ट्वाइस टाइम, और इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ भी करना था। बोलिए, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब हमसे जो है पूछ रहा है कि एक्सप्लेन हार्डी सेल्जे रूल। ये बेसिकली आपको बताता है कि कौन कितना ज्यादा कोगुलेशन का फॉर्मेशन करेगा। आपसे ये बताएगा कि कौन जो है कितना ज्यादा कोगुलेशन का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि कोगुलेशन की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। तो ये कहता है ग्रेटर इज द वैलेंसी, मैंने वहां पे चार्ज के टर्म बताया था कि ग्रेटर द चार्ज ऑफ द फॉस्फोरिलेशन आयन, तो उसका जो है ना ग्रेटर जो है वो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन पावर हो जाएगा। और जिस कारण से जितना ज्यादा उसका वैलेंसी या पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, और अगर जो सेम हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे जिसका साइज छोटा होगा उसकी फॉस्फोरिलेशन वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये कहता है ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरिलेशन आयन एडेड द ग्रेटर इज इट्स पावर ऑफ कॉजेस कोगुलेशन, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा या जितना ज्यादा वैलेंसी होगी उसका उतना ज्यादा जो है क्या होगा, कोगुलेशन पावर हो जाएगा। या इसी को हम लोग कहते हैं, इट इज नोन एज हार्डे सेल्जे रूल। बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बकायदा लिखना भी है, ऐसा नहीं कि इसको खाली छोड़ के आ जाना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आधा लिख दिया इन्होंने, मैं लिख देता हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर्मिंग ऑफ कॉपर, रिफॉर्मिंग कह दीजिए, फॉर्मिंग कह दीजिए, कैसे होता है, ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए एक डायग्राम से बनाता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना नंबर क्वेश्चन था, 16। तो 16 क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग कॉपर जो है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर is a process in which we used the electricity for the purification of या refining of metal. This process is known as electrolysis of copper. अब आपको डायग्राम अगर जो आता है तो डायग्राम भी बना दीजिए। क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं।
2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। अब पेंसिल से बनाना, अगर जो मिटाना उटाना पड़े, मेरे पास तो यहाँ पे है मिटाने के लिए। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। बोलिए, क्लियर है? अब हमें क्या करना है, ये जो है एनोड टर्मिनल है और ये आपका क्या है, कैथोड टर्मिनल है। कैथोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। एनोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ये देखिए, कॉपर प्लस टूटेगा तो किधर जाना पसंद करेगा, निगेटिव की ओर। इसका मतलब है यहाँ पे जो मटेरियल रखिएगा वो प्योर मटेरियल रखिएगा, और यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं इम्प्योर, इस रॉड पे जो भी रखेंगे इम्प्योर मटेरियल रखेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे टूटेगा, सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन के माध्यम से यहाँ पे चलते चले जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पे कॉपर का एक लेयर जो है जमना शुरू हो जाएगा, और जैसे जम जाएगा तो ये जो है कुछ इस प्रकार से आपका जो है पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं, और धीरे धीरे जो है आपका कॉपर जो है यहाँ से, ये जो है धीरे धीरे यहाँ पे टूट के जो है धीरे धीरे यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेडिमेंट का जो है फॉर्मेशन कर देगा। तो जिस कारण से ये जो प्रोसेस हुआ वो क्या कहलाया, आपका रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कहलाया। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, मैं ये लिख देता हूं 17। थोड़ा मैं जगह कम है इसलिए यहीं पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछ रहा है किसका, P4O6। तो आपको P4 कैसे बनाना है, कुछ इस प्रकार से, आएगा नहीं, ठीक है, ये हो गया। और फास्फोरस की 3 वैलेंसी होती है, तो इस प्रकार से ये जो है बेसिकली क्या हो गया, P4 and O6 का जो है एग्जाम्पल हो गया। आपका सेकंड क्या था, ये फर्स्ट है, यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ। किसका बनाना है, XeO3 का। तो Xe सेंटर पे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 है ऑक्सीजन, एक लॉन पेयर हो जाएगा, और ये 2 ऑक्सीजन। तो ये जो है XeO3 जो है आपका स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर पूछा था, तो यहाँ पे हमने जो है इसका स्ट्रक्चर लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शेप एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ NiCl4, मैं यही बना दूं, आप ऐसा मत यस कीजिए, आप जो एग्जाम में बकायदा बढ़िया से बनाइएगा। तो मैं यहाँ पे 18 सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास है निकेल, तो निकेल NiCl4 और इस पे है -2। ठीक है, तो यहां से निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, Ni+2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं Ni का। तो Ni होता तो क्या हो जाता, 1s2 2s2 2p6, और कितना हो जाएगा 3s2 3p6 4s2 SS पब्लिक स्कूल एंड 3D निकेल का कितना होता है 29।
ठीक है, यहां से। अब निकेल प्लस है तो यहां से कितना हो जाएगा 27, 29 कॉपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे निकलेगा तो 4s से निकल जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ लास्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 3d7, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया p। ठीक सर है, 28। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 28। अब देखिए ये जो है कितना है, दो यहाँ से चले जाएगा, निकेल +2 है तो यहाँ से दो चले गए तो एस हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भर देते हैं। 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 3d8 एंड 4s2 एंड ये कितना हो जाएगा p हो जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं है, बस तो हम लिख भी सकते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो खाली है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से दो निकाल दिए Ni+2 में, तो S से हमने निकाल दिया। अब इसका मतलब है 4 लिगेंड है तो 4 ऑर्बिटल होना चाहिए, तो एक तो S का हो जाएगा 3p का, तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। और आपसे शेप पूछा है तो शेप इसका कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। और आपसे पूछा है कि इसका नेचर बताइए, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 को एक पेज में ऐड करके बना देता हूं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि आपने क्या करा कि C6 यहाँ पे छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 19 का 1, C6H5 और कितना हो जाएगा हमारा CHO, और हम इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ओपन फॉर्म में लिख देता हूं। तो आपके पास देखिए C डबल बॉन्ड O एंड H, और इधर साइड क्या है C6H5। ठीक है, क्लियर है। और यहां से देखिए ये H+ और ये Cn- में टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो इस पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये H+ तो यहां चले जाएगा और Cn- कहां चले जाएगा, यहां चले जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया C6H5OH एंड Cn, और क्या हो जाएगा H। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया। अब हमसे जो है सेकंड पूछा है, सेकंड में क्या कर रहा है C6H5 किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसी को भी सेम से, और NH2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए C6H5 और C डबल बॉन्ड OH, और इसको हम लोग करा रहे हैं NH2OH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर से आपको वाटर को रिलीज कराना है। इसको थोड़ा सा उल्टा साइड करके लिख दो ऐसा। यस सर। तो यहाँ पे OH एंड NH2, और यहां से ये क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, दोनों के एक बॉन्ड। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड N एंड क्या हो जाएगा NH2। ठीक है, NOH, अच्छा H2 निकलेगा और इधर से O निकलेगा, सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहां से ये जो है वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड
तो इस प्रकार से ये जो है आपसे रिएक्शन पूछा था। अब कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जब दो रिएक्शन आपस में जुड़ जाते हैं उसको हम लोग क्या देते हैं, कपलिंग रिएक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, कपलिंग रिएक्शन द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग ऑफ टू केमिकल स्पीसीज, उसको हम लोग क्या कहते देंगे, कपलिंग रिएक्शन कह देंगे। जैसे ही यहां से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाता है आपका, यहां से H और यहां से क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। देखिए दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, और जैसे ही जुड़ गए तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कपलिंग रिएक्शन कह देते हैं। कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दो कपल का जुड़ना, रिएक्शन के माध्यम में कहें दो कंपाउंड का जो है जुड़ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कपलिंग कह देते हैं। दूसरा था आपका कौन सा रिएक्शन था, शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन। तो शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एसिड हैलाइड को अमाइन के साथ जो है हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो जो है आपका अमाइड बनता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन। वही कहते हैं द मेथड ऑफ केमिकल सिंथेसाइज अमाइड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एंड अमाइन इज नोन एज शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन कह देते हैं। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब हमसे जो है पूछा है कि वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। तो इसका देखिएगा, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन अ डार्क बॉटल बिकॉज इट रिएक्ट फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड फॉर्म फॉस्फोजिन। इट इज हार्मफुल फॉर अस, सो इट कैन बी स्टोर्ड इन अ डार्क बॉटल। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब वो कह रहा है राइट द आईयूपीएक नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है CH3 CH CH3 CH3 एंड ब्रोमीन। अब हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा बोलिए, प्रोपेन। प्रोपेन। तो इसका जो है नाम लिखना था आईयूपीएक नाम, तो हमने जो है क्या कर दिया, इसका नाम लिख दिया। अब हमसे बात कर रहा है कि डिराइव करना है एन एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें जो है डिराइव करके बताना है कि मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल और रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो हमें जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए जो है हमने उसको ड्राइव करना है। तो देखिए हमारे पास PA इक्वल टू क्या है, P0A इंटू एक्स। तो मैं इसी चीज को, आपको पता है कि अगर जो दो कंपाउंड होंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो XB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो PA इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0A इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये हो गया, तो अब इसी चीज को हम कैसा लिख सकते हैं, PA इक्वल टू P0A माइनस P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ पे एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आप नीचे लिख भी देना। यहाँ पे P0 क्या है, पार्शियल प्रेशर, PA क्या है, यानी कि जो है पार्शियल प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट पार्शियल प्रेशर है। ठीक, ओके, तो ये है मोल फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से मैं क्या कर रहा यहां लिखा। अब देखिए इसको इधर ले जाऊं या इस माइनस टर्म को इधर ले जाइए PA वाली जगह पे, तो ऐसा लिख सकता हूं P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो P0A माइनस PA। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी यहाँ पे XA की जगह पे XB आएगा, क्योंकि XB इक्वल टू 1 माइनस एक्स से होएगा ना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, XA की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, XA इक्वल टू 1 माइनस XB, और XA की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XB। यहाँ भी कितना हो जाएगा, XB, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, XB। ठीक है, तो
एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए। यही क्या है, आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। इन वेपर प्रेशर। बोलिए, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है कि डिफाइन द टर्म ऑफ आइसोट्रोप्स। आइसोट्रोप्स क्या होता है कि जब दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वही कहता है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच हैज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड कंपोजिशन थ्रू आउट। यानी कि ऐसा दो लिक्विड को अगर आप मिलाते हो जिनकी बॉइलिंग पॉइंट सेम हो और कंपोजिशन भी वो सेम हो, तो इस टाइप को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दीज आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आपको फिर से ध्यान रखना है, azotrops are those type of solution in which two liquid have constant boiling point and same composition throughout the reaction, throughout the solution. Such type of mixture is known as azotrope mixture. Azotrope mixture have cannot be separated by fractional distillation method and azotropes are non-ideal solution. तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन 3 पॉइंट को लिख देना है। बोलिए, मतलब क्लियर हुआ? यस सर। अब हमसे पूछ रहा है हाउ HNO3 इज मैन्युफैक्चरिंग बाय ऑस्टवाल्ड। यहाँ पे ऑस्टवाल्ड होगा, हाँ ऑस्टवाल्ड लिख दिया, ठीक है। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस राइट इन स्टेप इन वैल्यू, यानी कि कैसे कैसे हम लोग जो है बनाएंगे। यहाँ पे चलते हैं वापस। हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रिएक्शन है। हमने क्या करा कि अमोनिया लिया। अमोनिया का जो प्रिपरेशन होता है वो हैबर प्रोसेस के थ्रू होता है। तो अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, साथ में वाटर गैस निकला जब जलाएंगे तो, ठीक है। फिर इस NO को हमने क्या करा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया द प्रेजेंस ऑफ बहुत सारे ऑक्सीजन में, तो यहां से जो है आपका क्या बन गया, NO2 गैस का फॉर्मेशन हो गया। और फर्दर NO2 को हमने 3 मोल लिया और H2O के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे जो है आपका क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। बोलिए, क्लियर हो गया? यस सर। वापस से चलते हैं। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, नो केमिकल कंपाउंड ऑफ हीलियम आर वाई। अभी तक जो है हीलियम के कंपाउंड क्यों नहीं होता है, इसका रीजन लिखिएगा। हीलियम इज अ नोबेल गैस, ठीक है। हीलियम जो होता है वो कैसा होता है, नोबेल गैस होता है। एंड ड्यू टू नोबेल गैस इट्स रिएक्टिविटी इज वेरी लो। आपके एक एक लाइन लिखना है क्योंकि 3 मार्क्स के हैं तो एक एक लाइन लिखना है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई। पहला तुमने लिख दिया कि हीलियम इज अ नोबेल गैस एंड इट्स रिएक्टिविटी इज वेरी लो बिकॉज इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको क्या करते लिख दिया। सेकंड क्या कह रहे हैं, द मेजोरिटी ऑफ नोबेल गैस कंपाउंड आर दोज ऑफ जेनॉन। कहता है कि मैक्सिमम जो कंपाउंड होते हैं ना वो जेनॉन के ही क्यों होते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि जेनॉन हैज लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जिस कारण से ये जो जेनॉन होते हैं वो मोस्ट यानी कि जो मेजोरिटी हीलियम कंपाउंड मतलब जो नोबेल गैस है उसमें ये जो है क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनर्ट हैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। अब इनर्ट हाइड्रोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन द हैलोजेंस। हाँ, यहाँ पे इनर्ट का मतलब होता है जैसे कि HCl जब 2 कंपाउंड के साथ बने होते हैं तो उसको इनर्ट कह देते हैं।
और दूसरा होता है कि Cl2Cl, ठीक है, Cl। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं कि ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये जो होते हैं थोड़े से कम स्टेबल होते हैं, जिस कारण से Cl2 की रिएक्टिविटी कम होती है, और जबकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो। और इसकी रिएक्टिविटी, क्योंकि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने के कारण रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाती है, हाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन आपको पता है कि किस लिए यूज किया जाता है, कि कार्बन को डबल करने के लिए। इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं, अल्काइल हैलाइड को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, आर आर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वुर्ज रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो वही कहता है, राइट द शॉर्ट नोट्स इन वुर्ज रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर इट बिकम्स, या जो है ये क्या हो जाएगा, इट्स कार्बन इज डबल। हम सिंपली कह सकते हैं कि इसकी जो कार्बन है, ये चेन प्रोपगेशन जो है वो क्या है, रिएक्शन है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन कह देते हैं। बोलिए, क्लियर हो गया होगा? यस ठीक है, सर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि वाई हैलोजन आर ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग इन नेचर। क्यों जो है ये ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होते हैं हैलोजन। आप सभी को पता होगा कि हैलोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो ऑर्थो पारा पे होते हैं वहां पे निगेटिव जो है क्या होगा, चार्ज होगा। और जैसे ही चार्ज होगा तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, जिस कारण से यहाँ पे इसको जो है स्टेबिलिटी मिलती है, और जिस कारण से इसकी इस डायरेक्शन ऑर्थो पारा पे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। इसी कारण से कंपाउंड जो होते हैं हेलो अरिन्स जो होते हैं वो इन ऑर्थो पारा पे जो है वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं। अब ये मैंने बता दिया कल ही की क्लास में, गिव द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 66 किससे किससे बना होता है, हेक्सामिथाइल डायमीन और एडीपी एडीपी से। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग जो है क्या करेंगे, बना सकते हैं। आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आपकी इच्छा हो तो, या लिख सकते हो, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द हेक्सेन 1,1,6 डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है एडिपिक एसिड में याद रखिएगा 4 कार्बन होते हैं, और H2 यहाँ पे निकाल देना, और इस प्रकार से जो है आपका कंपाउंड बन जाएगा। गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन को हम लोग क्या करते हैं, इथीन को फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है कि आपको क्या करना है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, और जब इसके बहुत सारे मोनोमर को मिला देते हैं तो टेफ्लॉन का फॉर्मेशन कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज MM स्टैंड फॉर। तो MM का मतलब होता है मिथाइल मिथ एक्रालेट, इसी को हम लोग कह देते हैं MMA। एंड इसको कैसे बनाया जाता है, इसको जो है बनाया जाता है मिथाइल एसिड से, एंड जो है मिथाइल मर्केट से जो है इन दोनों को मिला के जो है क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास यही पर रखते हैं।